हिमांशु कुमार, आप सभी का स्वागत करती हूं आज के किसान चौपाल में, जो हम लगा रहे हैं बरूखी जट मुझेड़ा भोपा रोड में, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में। हमारे आज के कार्यक्रम का मकसद है कि कैसे हम आपको गन्ना फसल प्रबंधन पे और कुछ नई टेक्नोलॉजी पे जानकारी दे सके, और जिसके लिए हमारे साथ कई सारे एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये कार्यक्रम हम ग्रीन टीवी, आडिया फाउंडेशन, उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के सहयोग से, सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी मोदीपुरम के मेरठ के सहयोग से, कृषि विज्ञान केंद्र मुजफ्फरनगर के सहयोग से, और जो है वो आप लोगों के सहयोग से हम ये कार्यक्रम लगा रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि अगले कुछ घंटों में जो है आप कुछ उपयोगी जानकारी यहाँ से लेकर जाएंगे। तो मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगी, यहाँ पे जितने भी हमारे किसान भाई आए हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारे आज के एक्सपर्ट्स का। तो सबसे पहले है हमारे बीच डॉक्टर HR सिंह सर, केवी के हेड एंड सीनियर एग्रोनॉमिस्ट, केवी के मुजफ्फरनगर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। प्लीज स्टेज पे आ जाइए। आप लोग तालियां बजा सकते हैं क्योंकि ये एक्सपर्ट जो है वो आप लोगों के बीच आए हैं। हमारे बीच है डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी, एसोसिएट प्रोफेसर, केवी के मुजफ्फरनगर से। सर, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आप लोगों के बीच से ही हैं और अपना बहुमूल्य समय आप लोगों को देने के लिए आए हैं और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। हमारे बीच है श्री शौवीर सिंह जी सर, सीनियर केन डेवलपमेंट इंस्पेक्टर, केन डिपार्टमेंट मुजफ्फरनगर से। सर, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। हमारे बीच है प्रशांत कुमार चौहान सर, सीनियर मैनेजर, आयोटेक वर्ल्ड एविगेशन प्राइवेट लिमिटेड, एग्री बोर्ड ड्रोन जिसको आप जानते हैं, वहां से। सर, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। हमारे बीच है अंशुल वाजपेयी जी, ASM वेस्टर्न यूपी धानुका एग्रीटेक लिमिटेड से। सर, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आनंदपाल चौहान जी, आप लोगों के ही बीच से, प्रोग्रेसिव फार्मर है मुजफ्फरनगर से, और इनके सहयोग से और आप लोगों के सहयोग से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे बीच है मिस्टर हरेंद्र सिंह जी, ये भी आयोटेक वर्ल्ड एविगेशन प्राइवेट लिमिटेड, एग्री बोर्ड ड्रोन से है। सर, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। सभी जगह बहुत शोर है, तो हमने कहा क्यों नहीं ग्रीन टीवी किसान चौपाल में हम लोग आपको ड्रोन के बारे में जानकारी दे। और उसके लिए हमारे जो मददगार हम कह सकते हैं, या हमारा जो सहयोग किया है वो आयोटेक ने किया है। तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले हम जब खेती की बात करते हैं तो मिट्टी की बात करते हैं। मिट्टी का स्वास्थ्य रहना उतना ही जरूरी है जितना कि आपके घर में आपके बच्चों का स्वास्थ्य रहना जरूरी है। तो मिट्टी जांच क्यों जरूरी है, और गन्ने में फर्टिलाइजर या न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, पोषक तत्वों की कैसे देखरेख करें, इसके बारे में जानकारी देंगे। इसके लिए हमारे साथ है डॉक्टर HR सिंह सर, कृषि विज्ञान केंद्र हेड और सीनियर एग्रोनॉमिस्ट, केवी के मुजफ्फरनगर से। सर, प्लीज आप आइए और इस महत्वपूर्ण विषय पे जो है वो प्रकाश डालिए। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको इनको सर को गौर से सुनना है, और भी जितने भी स्पीकर्स हैं उनको गौर से सुनना है, और इनके बोलने के बाद एक सवाल पूछा जाएगा और जो भी सही जवाब देंगे उनको कुछ इनाम दिया जाएगा। तो आपको जो है वो सर को सुनना है। धन्यवाद मेरे अन्नदाताओं, और आपके लिए एक स्लोगन है, अन्नदाता सुखिनम भव। क्योंकि सबसे ज्यादा जो है, जो कहते हैं कि सबसे ज्यादा आदमी को कहते हैं कि इज्जत या सम्मान या कहिए कि पुण्य, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि मिट्टी एक माँ है, धरती माँ है। माँ मतलब जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक जीवित है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, उन पर रासायनिक दवाओं का, खादों का प्रयोग कर रहे हैं। प्रतिकूल प्रभाव क्या हो रहा है कि हमारी जो एनवायरमेंट है, जो कहते हैं कि हमारा एनवायरमेंट है, जल है, मृदा है, ये सब पॉल्यूटेड हो रही है। और जो हम खा रहे हैं, ये हमारे सिस्टम में कहीं न कहीं जो है, ये जो रासायनिक दवाएं, खादें हैं, ये कहीं घूम फिर के साइकिल बन के हमारे सिस्टम में आ रही हैं। इसका असर क्या हो रहा है कि आप देख रहे हैं कि पहले कैंसर एक सामान्य, बहुत ही 100 में 1-8% होता था। आज कैंसर, BP, शुगर और हेडेक, ये सब बीमारी इसका ये है। इसके पीछे अगर जाएं तो सबसे है कि जो हम खाना खा रहे हैं, जो पानी पी रहे हैं, जिस पर हम खेती कर रहे हैं, ये सब पॉल्यूटेड हो चुकी है। तो मेरा साथियों, मेरा उद्देश्य था
कि धरती माँ है, लिविंग है, जीवित है, तो हम जो है मृदा की परीक्षण कराएं। सबसे बात आती है कि आप लोग जागरूक नहीं हैं इस मृदा परीक्षण के प्रति। मैं आपसे बता दूं कि जो कृषि विज्ञान केंद्र बघरा है, यहां पर मृदा परीक्षण की सुविधा उपलब्ध है। इसके लिए शुल्क हमें, चूंकि हम लोग कोई भी काम फ्री का नहीं करते, गवर्नमेंट का नॉर्म है 150 रुपए एक सैंपल का, जिसमें आपको 17 पोषक तत्वों की जानकारी दी जाएगी। तो मेरा एक सुझाव था आपसे कि मृदा परीक्षण आप कराइए और मृदा परीक्षण के आधार पर आप अपने खेत को 2 हिस्सों में बांट दीजिए। एक हिस्से में आप अपना जो परंपरागत कर रहे हैं उसको करिए, और आधे हिस्से में आप जो हम लोग बताते हैं मृदा उर्वरक के आधार पर, मृदा परीक्षण के आधार पर उर्वरक बताते हैं, तो दोनों को आप देखिए और दोनों का जो है आय व्यय जोड़िए। आप देखेंगे कि हमारी, जिसमें हमने संतुलित मात्रा में किया है, तो खाद के रूप में जो हम खाद भी जो, चूंकि हम क्या करते हैं कि हम पड़ोसी की नकल करते हैं। पड़ोसी अगर 1 बीघे में 3 कट्टा यूरिया डाला तो हमने 4 कट्टा डालेंगे। दूसरी चीज आती है कि इसमें क्या है कि हमारा फसल जो है काला होना चाहिए, ऐसा नहीं है। अभी हम लोगों ने जो है यहाँ पर एक प्रयोग परीक्षण कराए हैं कि यहाँ पर लोग खाद और पानी को प्रायोरिटी देते हैं, और ले खाद ले पानी, जहाँ कहते हैं ना रुको, जहाँ रुको तहाँ खत्म। तो यहाँ जो आप लोगों की परंपरा है कि पानी हमेशा चलते रहना चाहिए, हर खाद अंधाधुंध पड़ना चाहिए। तो इसका प्रतिकूल प्रभाव क्या है कि हम लोगों ने एक मॉइस्चर मीटर बनाया है। ये मॉइस्चर मीटर जो है उसमें आपका लाल, पीला और हरा जब जमीन में आप डालेंगे तो जमीन में डालते हैं मंत्रा उसमें जाएगा कि लाल है, पीला है, हरा है। यानी हरा है तो पानी देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आज जो है हमारे पास 2 समस्या बहुत ही जटिल होती जा रही है। एक तो खेत की जो जीवांश पदार्थ है वो धीरे धीरे बहुत कम होता जा रहा है, और साथ ही वो जीवांश पदार्थ जान खेत में नहीं रहेगी तो आप कुछ भी रासायनिक खाद डालेंगे वो पैदावार उतनी नहीं होगी। मतलब 4 कट्टा यूरिया डालेंगे, अगर 2 कुंटल हो रहा है तो 6 कट्टा पर जरूरी नहीं कि 8 कुंटल 4 कुंटल हो जाए। तो मेरा उद्देश्य था कि जमीन में जीवांश पदार्थ को बढ़ाएं। इसके साथ साथ जो पानी है, क्योंकि आप दोआब के क्षेत्र में बैठे हुए हैं, यहाँ भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है, और यहाँ पर भगवान का देन है कि जमीन और जलवायु दोनों अच्छे हैं। लेकिन अगर आपका ऐसे ही विचार रहा, ऐसे ही प्रयोग करते जाएंगे, तो जो जल स्तर है आपका, कभी आप पेपरों में देखिए, पेपरों में आता है कि 2000 आपका करीब 50 के आसपास ये पानी की जो क्रांति होगी और पानी से लोग मरेंगे। तो मेरा उद्देश्य था कि वो मॉइस्चर मीटर, डॉक्टर सुरेंद्र सिंह बताएंगे, मॉइस्चर मीटर बहुत ही सस्ता आइटम है। आप उसको खेत में एक गुंडी टाइप की होती है, उस जमीन में कर दीजिए, वो आपको बता देगा कि पानी जरूरत है कि नहीं है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि लगातार पानी चलाते हैं, इससे क्या होता है कि जमीन में एरेशन जरूरी है, हवा का आदान प्रदान जरूरी है। क्योंकि जमीन में जो बैक्टीरिया, जीवाणु हैं, जो हमारी खाद को पचाते हैं, खाद को गलाते हैं और पोषक तत्व को इस फार्म बदल देते हैं कि वो जो है आपको पौधों को आसानी से मिल जाए, तो उनको हवा का आदान प्रदान होगा। और आप सोच लीजिए कि अगर आपने पूरे गन्ने के कार्यकाल में, गन्ना का में आपका 8 से लेके 12 महीने का गन्ना करते हैं आप, क्योंकि जो अक्टूबर वाला ऑटम सिंडर वाला होता है वो अक्टूबर नवंबर बोते हैं, और उसके बाद बसंत वाला फरवरी में बोते हैं। इसके बाद गन्ने का रिकमेंडेशन नहीं है बोने का, लेकिन आप करते हैं, मई तक करते हैं। तो मेरा उद्देश्य था कि अगर आपने 2 पानी खेत में बचा लिया तो उसको आप जोड़ेंगे कि कितने घंटे और कितने लीटर पानी बच गया, और पैदावार में बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। आप इसको करिए, करके देखिए। ये जो कृषि विज्ञान केंद्र हम लोग बताते हैं, हम लोग ये नहीं कहते पूरे खेत में करिए,
आपका खेत के कोई पार्ट पर करिए और सही रिजल्ट बताइएगा, क्योंकि हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं है। अगर आप वो सही रिजल्ट नहीं बताएंगे तो हमें जो रिसर्च करते हैं उस पर हमें दिक्कत आएगी। आप सही रिजल्ट बताइए, उसमें बटरिंग या चाटुकारिता कुछ नहीं। तो इससे क्या होगा कि हम जो है उस पर थोड़ा सुधार करेंगे, क्योंकि हम लोगों का उद्देश्य है कि किसानों की आय बढ़े। दुगुनी तो होना संभव नहीं है, लेकिन किसानों की आय बढ़े। उसमें यह है कि अगर हम कृषि निवेश को कम कर देंगे, जो खेती में लागत है उसको कम कर देंगे, तो आपका शुद्ध आय बढ़ जाएगा। तो एक बात रही पानी की। दूसरी बात आती है कि मृदा जो हम लोग लेते हैं उसको जैसे कि बेमन से खेत पर गए और खेत पर जाने के बाद वो जैसे ही मिट्टी मिला उसको पन्नी भरे और नाम लिखे दे दिए, ऐसा नहीं है। तो उससे क्या होगा कि आपका पैसा तो पूरा जाएगा लेकिन रिजल्ट सही नहीं आएगा, क्योंकि जो उपजाऊ है वो लगभग 15 सेंटीमीटर होती है, लेकिन 9 सेंटीमीटर ऊपर से टॉप से बॉटम तक 9 सेंटीमीटर लेते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा ये है कि मृदा नमूना प्रॉपर लिया जाए। इसके लिए क्या करते हैं कि आप देखते हैं जो सरकारी ट्यूबवेल हैं, उन सरकारी ट्यूबवेलों पर एक वी के आकार का उस पर लोहे की होती है और उस पर स्केल बने होते हैं। ये आप उस पर देखिए ना कि पैमाने बने होते हैं। इसका मतलब है कि कितना पानी एक घंटे में या एक मतलब एक यूनिट एरिया में कितना पानी उसमें डिस्चार्ज हुआ। तो उसी तरह भी आकार के गड्ढे बनाएंगे आप फावड़े से। और अगार है तो सबसे अच्छा जो अगार आ रहा है इसमें कप टाइप आ रहा है, एक स्क्रू टाइप का अगार आ रहा है, उसका प्रयोग करें। तो ऊपर से नीचे तक आप उस अगार से लें, नहीं भी के आकार के गड्ढे बना लें और एक हाथ खुरपी मतलब हाथ पर है और साइड में जितनी मिट्टी ऊपर से मतलब स्लाइस टाइप की ऊपर से नीचे तक मिट्टी कटती जाए और कटने के बाद उस मिट्टी को आप इकट्ठा कर लीजिए, क्योंकि पानी और मृदा का जो फर्टिलिटी स्टेटस है वो वेरिएशन करता है। आप ही एक खेत में जाएंगे, अगर 1 एकड़ का खेत है तो कम से कम वहां पर मृदा जो है, जो मृदा का स्तर है, उर्वरा शक्ति है, वो आपका 4-5 वेरी करेगा। तो क्या है कि आप जो नाली के पास से और पेड़ के पास से मत लीजिएगा, क्योंकि होता क्या है पानी के साथ बहुत न्यूट्रिएंट्स बह के जो है नियर बाई चले जाते हैं और पेड़ के पास जो पत्तियां झड़ती है उस झड़ने से क्या होता है कि वो जीवांश पदार्थ बढ़ता है, तो ये जो आपका सही रिजल्ट नहीं आएगा। तो इस तरह 4-5 नमूना लेने के बाद उसको मिक्स कर लीजिए बढ़िया सा। मिक्स करने के बाद क्रॉस का निशान बना दीजिए। इसमें 1 भाग ले लीजिए, 3 भाग फेंक दीजिए। इसके बाद करते करते इस तरह फिर दोबारा करिए। जब आपका नमूना 250 से 300-400 ग्राम रह जाए, उस पन्नी को लीजिए। उस पन्नी में अपना नाम, खेत का खसरा नंबर, इससे पहले आप कौन सी फसल बोए थे, इसके बाद आप कौन सी फसल लेंगे, ये पूरा देंगे। और खेत में जो आप लोगों का नॉमेनक्लेचर होता है कि पेड़ वाला, नाली वाला, ट्यूबवेल वाला, वो जरूर डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको आइडेंटिफिकेशन में दिक्कत नहीं आएगी। आपने मृदा नमूना लिया, वो हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र या तो चितौड़ा में दे दीजिए या बघरा में दे दीजिए। आपका नमूना आपके व्हाट्सएप नंबर पर चला जाएगा, हार्ड कॉपी वहां रहेगी। तो आप इसको एक बार एक खेत में करिए और करने के बाद आप अपना जो कल्चर अपनाते हो अपनाइए। इसके बाद ये करिए तो देखेंगे आप 1 हेक्टेयर में 1 साल में लगभग 1500 रुपए से 2000 रुपए का तो बचत होगा। आपका उतना खाद कम पड़ेगा। दूसरा चीज है कि संतुलित मात्रा में पड़ेगा, क्योंकि हर आदमी जानता है, चाहे पशु हो चाहे हम लोग हैं, हम लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल ये सब चीज लेते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी के रिक्वायरमेंट, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट के लिए आप रोटी और चावल लेते हैं, फैट के लिए आप घी तेल लेते हैं, विटामिन के लिए, मिनरल्स के लिए आप नमक लेते हैं। तो इस तरह पोषक तत्वों को 17 पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। और अगर एक करते जाएंगे, अगर इस पर नहीं अमल करेंगे तो हो सकता है 17 कर 18 पोषक तत्व की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि आज जो खेती हमारी हो रही है वो टोटली जो है रासायनिक खेती हो रही है।
तो जब रासायनिक खाद, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करेंगे तो हमारा जो है एक खेत का जो मृदा है जो धीरे धीरे खत्म होती जाएगी और एक खेत बहुत जल्दी बंजर हो जाएगा और हम अपने विरासत को बंजर देंगे, वो हमें गाली देंगे। तो कम से कम इतना करें कि जो एक फर्टिलिटी स्टेटस है उतना ही कम से कम अपने जो है अपने बच्चों को अपने के दें, ताकि वो भी जीवन यापन कर सके, वो हमें गाली न दें। तो इसके लिए सबसे अच्छा ये है कि आप जैसे इस समय है गर्मी की जुताई, बरसात हो गई है, इस बरसात में आप खेत में ढैंचा सनई जो आपको मिल जाए वो छींट दीजिए। इसके बाद जब आप धान बोएंगे या कोई चीज बोएंगे तो करीब 50 से 55 दिन बाद देखते हैं उसमें हल्का सा फूल छिटकना शुरू होगा और उसमें खेत में मिला दीजिए। और खेत में मिलाने से आप अगर धान बोएंगे तो धान देखेंगे धान आपका बहुत अच्छा रहेगा, काला रहेगा। और जिस खेत में जीवाणु पदार्थ ज्यादा होगा उसमें कीड़े बीमारी का प्रकोप भी कम। आप इसको नोट करिए, आप लोग बताइए इसको कि जिस खेत में मैंने ढैंचा पलटा था उसमें खाद की क्या वो है, उसमें उपज क्या है, उसमें कीड़े बीमारियों का प्रकोप कितना है, एकदम स्पष्ट बताइए आप, ताकि हम लोग उसको जो है और अच्छा लगे तो अन्य भाइयों को भी बताइए। क्योंकि खेत इस समय खाली है और इस समय जो है जो धान लगाने वाले थे वो क्या करते हैं कि जैसे ही गेहूं करता है अप्रैल में, उसी समय हल्का सा फलेवा करके वो ढैंचे का फसल या सरई की फसल डाल देते हैं। तो बात ये रही आपका मृदा लेने का, मृदा नमूना कैसे लिया जाए और मृदा नमूना के बाद उसको कैसे हम खेत में डालें। इसके बाद आती है जो गन्ने की बात आ रही है, गन्ने में जो उर्वरक प्रबंधन वाली बात आ रही है। साथियों जैसा कि आप जानते हैं गन्ने की 4 अवस्था होती है। पहली अवस्था होती है जमाव की, और जमाव के लगभग ये होता है 45 से 50 दिन बाद। दूसरी अवस्था क्या आती है, फुटाव की, ये आता है 50 से लगभग 120 दिन बाद। तीसरी अवस्था आती है कि बढ़वार की, जो इस समय चल रही है। तो इस समय क्या करना है आपको, जो भी चूंकि डीएपी और पोटास और यूरिया का 2 भाग डाल चुके हैं, जो तीसरा भाग है यानी अगर उसका जो आपका कॉम्बिनेशन है, एक तो डीएपी यूरिया का है, पोटास का है, एक एनपीके 12-32-16 का है, फिर आपका यूरिया है, इसके साथ वो बनाते हैं। जैसा कि आप लोग बताते हैं कि अगर 2 कट्टे एनपीके मिला दिया जाए, उसका एसएसपी मिला दिया जाए और 1 कट्टे जो यूरिया मिला दिया जाए तो आपका 1 कट्टा डीएपी बन जाता है, जैसा कि आप लोग बताते हैं। तो इस तरह कॉम्बिनेशन है, एनपीके का लेंगे तो अब वो सब चीज डाल चुके होंगे, आप सिर्फ यूरिया का टॉप ड्रेसिंग बचा है। उस यूरिया की लगभग कायदे में यूरिया तो आपको 1 बीघे में जो कच्चा बीघा है इसमें 20 से 25 किलो यूरिया पड़ता है और इसका स्प्लिट डोज में 3 डोज में पड़ता है और लास्ट डोज डाल दीजिए, क्योंकि ये बढ़वार का मैक्सिमम ग्रोथ पीरियड है। इसके बाद आपका गन्ना बढ़ेगा नहीं और इसके बाद सर्कल स्टेज में आ जाएगा, जो यानी कि आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा जिसमें आपका चीनी बनेगी। तो मेरा ये था। दूसरा इसमें यह है, इस समय गन्ने में आप गन्ने का जो मिट्टी है अर्थिंग वाला काम उसमें करिए। इससे क्या होगा कि आपका जो गन्ना झुकेगा नहीं और गन्ने में झुकाव नहीं होगा तो गन्ना जो टेढ़ा नहीं होगा। इसके बाद और तीसरी चीज बता दें आपको, एक गन्ने में हम लोगों की परंपरा थी कि लाइन से लाइन की दूरी हम लोग 75 या 90 सेंटीमीटर करते। आज गन्ने की बुआई लगभग 4.5-5 फीट पर कर रहे हैं और बहुत बढ़िया पैदावार आ रही है, ट्रेंच विधि से कर रहे हैं। इसके बाद जो खाली जमीन है उसको समय के अनुसार, ये इस समय चल रहा है लोबिया है, मूंग है, उर्द है। इसके बाद अगर अक्टूबर में जाएंगे तो सभी फसलें हैं, आपका गेहूं है, चना है, मटर है, मसूर है, इसके साथ धनिया है, आप ले सकते हैं। इसके साथ जायद में जाएंगे तो उर्द, मूंग, प्याज की बात आती है। तो इससे क्या होगा, इंटरक्रॉपिंग करने से आपका जो बीच का गैप है उस गैप को खत्म हो जाएगा। और थोड़ा सा आप लोग अक्टूबर में गन्ने की परंपरा डालिए, क्योंकि हम लोग गन्ना यहाँ बोते हैं ये अप्रैल लास्ट या मई में। और एक चीज और आप लोग करते हैं, उसको पता नहीं, हो सकता है कि आप लोग सही भी हो लेकिन हम लोग गलत मानते हैं। आप लोग सूखे खेत में गन्ना बो देते हैं, तो उससे क्या होता है कि अगर आपका ट्यूबवेल 1-2 दिन मान लो पानी नहीं मिला तो क्या होता है, 1-2 प्रोसेस होता है शोषण करने का।
एक होता है स्फुटिक, एक होता है डिफ्यूजन। यानी जो हायर मतलब जो कंसंट्रेशन हल्का होगा, जैसे आप चाक डालते हैं तो चाक जो है पानी को खींच लेता है, यानी पानी का जो कंसंट्रेशन हल्का है ये गाढ़ा है। तो क्या करते हैं, जब गन्ने का सेट डालते हैं सूखे मिट्टी में, तो गन्ने का सेट को पानी वो रस सेल सूख लेता है और उसके पैदावार में काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो ये आपकी बात रही गन्ने की। बात रही प्रजातियों की, देखिए ऐसा है कि अब बहुत सी प्रजाति आ गई हैं। जैसे आपका IISR लखनऊ से जो है COL के 12207 है, इसके बाद COL के 11203 है। और चूंकि यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि हम लोग पुरानी वैरायटी बोल रहे हैं और उसमें गन्ने का लाल सड़न रोग, जिसे आप गन्ने का कैंसर बोलते हैं, ये लाइलाज बीमारी हो गई है। इसका उपचार यही है कि गन्ने की ऐसी प्रजातियां जैसे 11206 है, ये प्रजाति वो जो गन्ने में रेड राट के प्रति सहनशील है और उसमें जो है आप फसल चक्र अपनाएं। अगर फसल चक्र नहीं अपनाते हैं तो गन्ने की लाल सड़न रोग का कोई भी इलाज नहीं है। इसके बाद आप मृदा उपचार और भूमि उपचार जरूर कराइए। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद देता हूं और आप लोगों को अगर कोई किसी का कोई प्रश्न है कृषि विज्ञान केंद्र से संबंधित तो पूछ सकता है। आपका कोई भी प्रश्न किसी तरह का भी हो, जरूरी नहीं कि मैं इसी माइक से बता दूं, आपका मैं प्रश्न नोट करके आपके मोबाइल नंबर पर अगर हमें आता है तो मैं बताऊंगा, और नहीं कृषि विश्वविद्यालय, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि, और यहाँ पर आप लोगों के लिए 16 अक्टूबर से 18 अक्टूबर अखिल भारतीय किसान मेला का आयोजन किया जाता है। ये जो आपका अक्टूबर आएगा 16 से 18 अक्टूबर कृषि विज्ञान, ये सरदार वल्लभ भाई जो मोदीपुरम मेरठ में है उस परिसर में आपको इस समय इसलिए किया जाता है कि खरीफ रबी की जितनी फसलें हैं, गेहूं, धान, गेहूं, चना, मटर, मसूर, है ना, ये आपका बीज उन्नत बीज कई कंपनियां लगती हैं, आप वहां ले सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि सर ने जो बोला है उसको गौर से सुनना है। सर ने जो बताया उससे रिलेटेड एक सवाल पूछेंगे, आपको हाथ खड़ा करना है और जो भी सही जवाब देंगे उनको कुछ इनाम दिया जाएगा। हमारी माइक जो है वो आपके पास आएगा, आप ऐसे मत आंसर बताइएगा, माइक पे ही बताना है आपको। सर प्लीज। गन्ने में इस समय कौन सी अवस्था चल रही है? मेरा नाम मनोज कुमार है, मैं गांव नेनेड़ा का रहने वाला हूँ। इस टाइम गन्ने की तीसरी वेव चल रही है। बहुत सही। स्टेज पे आ जाइए और आप लोग तालियां बजा दीजिए क्योंकि एक ही हाथ खड़ा हुआ, तो अभी आप लोग और सतर्क हो जाइए। और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ और मैं हमारे नेक्स्ट स्पीकर को बुलाना चाहूंगी। मिस्टर अंशुल वाजपेयी जी हैं, ASM वेस्टर्न यूपी धानुका एग्रीटेक से। सर आप आइए और बताइए इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम कैंपेन क्या है और धानुका की क्या सॉल्यूशन है गन्ना किसानों को लेकर। सभी किसान भाइयों का और हमारे साथ मंच पे बैठे सभी वरिष्ठ अधिकारियों का धानुका एग्रीटेक लिमिटेड की तरफ से मैं अंशुल वाजपेयी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा धानुका का परिचय देना चाहूँगा। आप लोग काफ़ी दिनों से धानुका के प्रोडक्ट भी यूज करते हैं, धानुका के बारे में जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक छोटा सा परिचय धानुका का दूंगा। धानुका एग्रीटेक लिमिटेड ये आपकी कंपनी है, आपके बीच की कंपनी है। सन 1980 में ये कंपनी लॉन्च हुई थी और आज नई नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से और आप लोगों के सहयोग से आज एक बट वृक्ष के रूप में आप लोगों के बीच में है। धानुका का जो टाई अप है वो सीधा जापान से है, क्योंकि जैसे मनुष्यों में नई नई बीमारियां आती हैं वैसे फसलों में भी नई नई बीमारियां आती हैं, उसके लिए नई नई टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है। और टेक्नोलॉजी की बात करें तो जो रिसर्च होता है वो आपका जापान में होता है। तो धानुका का जो टाई अप है वो जापान की कई कंपनियों से है, जिसमें कि निसान है, हुक्को केमिकल है, ये मुख्य कंपनियां हैं जिनसे कि ये नई नई दवाइयां आप लोगों के बीच में लाते हैं और आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, मैं बाकी प्रोडक्ट की बात करने से पहले मैं किसान की बात करूंगा, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं और किसानी खेती को बहुत बेहतर तरीके से समझता हूं। तो मेरे साथ आप लोग थोड़ा सा पार्टिसिपेट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सन 1965 में हमारे एक प्रधानमंत्री हुए थे जिनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री जी। उन्होंने एक नारा दिया था। क्या नारा था वो? कोई बताएगा? जय जवान जय किसान।
तो उन्होंने जो ये जय जवान जय किसान कहा था, इसका कोई तो लॉजिक होगा, कोई उद्देश्य होगा। हम कोई काम करते हैं तो उसका कोई उद्देश्य होता है ना, ऐसे तो नहीं करते। हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए, इसका उद्देश्य है कि किसान गोष्ठी है, ग्रीन टीवी ने इसे ऑर्गेनाइज करा है। क्यों? आप लोगों को, जिससे कि फसलों की जानकारी मिल सके, मृदा परीक्षण की जानकारी मिल सके। तो ऐसे ही जो उन्होंने ये नारा दिया था, इसका उद्देश्य था जैसे हमारा देश का फौजी 50 डिग्री टेम्परेचर पे, माइनस डिग्री टेम्परेचर पे भी, 0 डिग्री पे भी सीमाओं पे डटा है और हमारे देश की सुरक्षा करता है, वैसे ही हमारे देश का किसान इस टेम्परेचर में खेतों में डटा हुआ है और वैसे ही मेहनत करता है। दोस्तों, अभी पीछे थोड़े दिन पहले ही एक बहुत ही बुरा दौर गुजरा है देश में, जिसे कि हम लोग कोविड के नाम से जानते हैं। कोविड एक ऐसी महामारी थी जिसमें कि ट्रेन के पहिए भी रुक गए थे, जो कि आज तक नहीं रुकते। उस टाइम अगर कोई चीज थी तो 2 लोग ड्यूटी पे थे, एक हमारे देश का फौजी था और एक हमारे देश का किसान था। अगर हम बात करें तो शायद जितना घाटा, जितना लॉस हमारे देश को इससे नहीं होता, बीमारी से, उससे ज्यादा हमारा अगर फ्रूट प्रोसीड नहीं करता, प्रोड्यूस नहीं करता फार्मर, तो उससे ज्यादा नुकसान भुखमरी के कारण देश को हो जाता। तो उस कठिन समय में हमारे देश के किसान ने देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए दिन रात मेहनत की, दिन रात खेत में डटा रहा और देश को भूख की ओर नहीं ले जाने दिया, अन्न की कमी नहीं महसूस होने दी। इसीलिए ए किसान, तुझे एक प्रणाम तो बनता है, इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम। पूछिए किसी भी किसान से, छोटा हो या बड़ा, कितना बेशकीमती होता है उसके लिए जमीन का एक टुकड़ा। जमीन के उस टुकड़े में हर किसान सपने बोता है। कड़कती धूप हो या आंधी तूफान, फसलों में खुद उगता है, फसलों के साथ सोता है। जानता है मौसम के मिजाज पर उसका बस नहीं है। मेहनत, लगन, उम्मीद, जुनून, बस यही उसकी जिंदगी है। सींचता है खेत को अपने पसीने से, धानुका पर विश्वास से, हौसलों से अपने सीने के। महज अन्नदाता कहने से काम नहीं बनता है। ऐ किसान, तुझे पूरे देश का प्रणाम तो बनता है। धानुका, इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम। ये हमारी कंपनी काफी टाइम से किसानों के सम्मान में कैंपेन को रन कर रही है। तो आज जो हम एकत्रित हुए हैं, ये आप लोगों को जो आने वाली बीमारियां हैं फसलों में, उसके बारे में आपको हम थोड़ा सा जानकारी देंगे। और मेरी बात को बड़ी ध्यान से सुनना। इसके बाद जैसा कि अंशु मैडम ने आपको पहले भी बताया है कि एक क्वेश्चन किया जाएगा और उस क्वेश्चन का आंसर आप तभी दे पाएंगे जब आप बहुत ध्यान से चीजों को सुनेंगे। तो दोस्तों, अभी का जो टाइम है वो आप देख रहे हो कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है और इस समय जो गन्ने की फसल में बीमारी अटैक कर रही है, उस बीमारी का नाम है पोक्का बोइंग। पोक्का बोइंग बीमारी 4-5 साल से आप लोगों के एरिया में नोट की जा रही है, जिससे कि किसानों को काफी घाटा हो रहा है। अगर बात करें तो पोक्का बोइंग की जो स्टार्टिंग है वो आपका 20 जून के आसपास प्लॉट हमने कई खेतों में उसको नोट किया और जैसे ही अभी बारिश हुई है और उसके बाद जैसे ही धूप निकलना शुरू हुआ है, इसका जो प्रकोप है और तेजी से बढ़ गया है। पोक्का बोइंग में पहली जो स्टेज रहती है उसमें क्या है, आपके जो नए किले होते हैं उसमें सिलपटें सी पड़ने लगती हैं। दूसरी स्टेज में आते हैं जब, तो गन्ना जो है वो ऊपर से गलना स्टार्ट हो जाता है अगौले की साइड से। और तीसरी स्टेज जो कि नाइफ कट होता है, उसमें क्या है कि आपका जो मेन ऊपर से भाग है अगौला का, वो टूट के गिर जाता है। उससे जो आपकी फसल में होने वाले लॉस हैं, अगर बात करें तो आपका जो प्लांट है वो ग्रोथ नहीं करता, गन्ना ग्रोथ नहीं करता। दूसरा, उसमें चीनी की भी मात्रा की कमी हो जाती है। तो जब पौधा ग्रोथ नहीं करेगा, जब पौधे में पत्तियां नहीं होंगी, तो फिर आपकी उपज कहां से आएगी। और किसान भाई जो हैं वो देख रहे हैं खेत में कि इस तरह की समस्या आ रही है। लेकिन हमने यहाँ पे एक चीज और नोट की है कि किसान दवा जब डालता है जब वो बीमारी क्रिटिकल स्टेज में पहुंच जाती है। जब तक उसे हल्की बीमारी दिखती है तब तक वो उसका उपचार नहीं करते। तो इसीलिए आप लोग, जब आपके खेत में इस तरह की समस्या दिखे तो उसके लिए धानुका एग्रीटेक लिमिटेड का एक उत्पाद आता है, जिस उत्पाद का नाम है कोनिका।
ये है आज के किसान स्मार्ट संजू। स्मार्ट और आवश्यक चीजों को देते हैं तवज्जो। मोबाइल से खेती का तरीका स्मार्ट है। इको फ्रेंडली गाड़ी का फैसला स्मार्ट है। फसल पे निगरानी का नजरिया भी स्मार्ट है। स्मार्टली करते हर छोटी बड़ी चीज, यंत्र उपकरण भी सारे ही स्मार्ट है। अरे संजू, जब इतना कुछ स्मार्ट कर रहे हो तो ये डिसीजन स्मार्ट क्यों नहीं? फफूंद और जीवाणु के लिए 2 अलग अलग स्प्रे, ये तो हो गई मामूली बात। हर समझदार किसान चुनता है कोनिका। धानुका का कोनिका भारत का पहला उत्पाद जिससे मिले फफूंद नाशक और जीवाणु नाशक की दोहरी शक्ति एक साथ, जो दिलाए बेदाग, स्वस्थ और चमकदार फसल। आज ही अपनी फसलों को दें कोनिका की आवश्यक सुरक्षा। कोनिका ही क्यों? क्योंकि कोनिका जो है वो आपका एक फफूंदी नाशक के साथ साथ एक एंटीबायोटिक भी है, ठीक है, जो कि आपका जो बैक्टीरिया नाशक बीमारियां हैं उनमें भी काम करती है और जो फफूंदी की बीमारियां हैं उनमें भी काम करती है। ये पोकावोइंग आता किस कारण से है? एक इसका जो ऑर्गेनाइज है, जिसका जो कोजर है फ्यूजोरियम मोनोलिफॉर्मी, इस टाइम पे वो क्या करता है, वो आपकी फसल पे अटैक करता है। उससे क्या है कि ये बीमारी आपके खेत में पनपती है। तो कोनिका ही क्यों? कोनिका मैंने आपको जैसा कि बताया, इसमें जो है आपका बैक्टीरिया नाशक के साथ साथ फफूंदी नाशक दोनों का कॉम्बिनेशन है और ये रेडी मिक्स है, आपको इसमें टैंक मिक्स नहीं करना। दूसरा इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि ये मोड ऑफ एक्शन है, डुअल मोड ऑफ एक्शन है, ये तेजी से काम करता है, ठीक है। आपको कोनिका का जो प्रयोग है वो 300 ग्राम प्रति एकड़ अपने गन्ने की फसल में 200 लीटर पानी में आपको करना है। उससे ये जो बीमारी है ये आपकी वहीं पे रुक जाएगी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, पोकावोइंग की समस्या के लिए आपको कोनिका 300 ग्राम प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में प्रयोग करना है, जिससे कि आपको पोकावोइंग की समस्या से निजात मिल जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो जब पौधा बीमारी की स्टेज से निकलता है तो उसको जरूरत होती है पोषक तत्वों की। उन पोषक तत्वों में अगर बात करें तो धानुका का एक प्रोडक्ट आता है मैक्सील्ड। मैक्सील्ड क्या है? ये संपूर्ण आहार है। ये आपको 500 ml कोनिका के साथ मिला के अगर आप इसका स्प्रे करते हो तो ये आपके पौधे में ग्रोथ करेगा, पौधे में नए किल्ले भी आएंगे और आपके पौधे में चीनी की मात्रा को बढ़ाएगा। ये जो है ये जिंक बेस्ड प्रोडक्ट है, ठीक है। मार्केट में बहुत प्रोडक्ट उपलब्ध हैं, लेकिन जो आपका मैक्सील्ड है ये बेहतर इसलिए है, ये जिंक बेस्ड प्रोडक्ट है। ये मैक्सील्ड आपको 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना है और फिर आप इसका जो फायदा देखेंगे कि आपका जो गन्ना है वो ग्रोथ बहुत अच्छी करेगा, गन्ने का वजन बहुत अच्छा बढ़ेगा और गन्ने में नए किल्ले आएंगे। तो ये था मेरी तरफ से। अगर किसी का कोई अगर वैसे क्वेश्चन है तो हमारी टीम यहाँ पे है, स्टॉल लगी हुई है, तो आप लोग हमसे बात कर सकते हैं और जो भी सवाल है वो पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि पोकावोइंग में हमने जिस दवा का नाम बताया उस दवा की डोज कितनी है 1 एकड़ में? मेरा नाम सुशील कुमार है। 300 ग्राम 1 एकड़ में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। मुबारक हो सर, आपको तालियां बजा दीजिए आप। अभी कई सारे एक्सपर्ट से आपको मौका है। 1800 102 10 22 आप मोबाइल में भी फीड कर सकते हैं। धानुका एग्रीटेक का टोल फ्री नंबर है। तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे जो नेक्स्ट स्पीकर हैं, अभी कुछ समय में जो है वो हार्वेस्टिंग शुरू होगा। तो सबसे ज्यादा जो समस्या आती है वेस्टर्न यूपी से, पंजाब हरियाणा से, वो पराली या फसल अवशेष जलाने को लेकर होती है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम आपको जो अक्टूबर नवंबर में ये प्रोग्राम या इसके बारे में जागरूक करना शुरू करते हैं वो हम आपको शुरू से ही करना शुरू करें। तो इसके लिए हमने जो है वो हमारे साथ एक एक्सपर्ट है डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी, एसोसिएट प्रोफेसर केवीके मुजफ्फरनगर से, और ये आपको बताएंगे कि गन्ना फसल प्रबंधन कैसे किया जा सकता है और उसके क्या फायदे हैं, इसके बारे में जानकारी देना है। तो आप गौर से सुनिए और सर भी एक सवाल पूछेंगे। किसान भाइयों, मैं एक चीज़ बता दूंगा आपको, सबसे ज़्यादा गन्ना हिंदुस्तान में यूपी में होता है और यूपी में जो
आपका ज़िला है मुजफ्फरनगर, श्यामली और बागपत, ये ज़िले टॉप पर रहते हैं। कभी वो नंबर 1 हो जाए श्यामली, कभी मुजफ्फरनगर हो जाए, कभी बागपत हो जाए, एक नंबर 1 हो जाए, एक नंबर 2 हो जाए। इसका मतलब आप यूपी में सबसे अच्छी गन्ने की खेती करते हैं, तभी तो नंबर 1 हो। तो मैं जो आप कर रहे हैं उसके बारे में बिल्कुल चर्चा नहीं करूंगा, जो आप नहीं करते और करना चाहिए उसके बारे में चर्चा करूंगा, है ना। और आप नंबर 1 हो, नंबर 1 स्टूडेंट तो क्लास में भी हो, उससे पढ़ाने में भी बड़ी दिक्कत आवे, क्योंकि वो बहुत चीज़ें ऐसी जानता है जो मास्टर नहीं जानता। तो किसान भाइयों, गन्ने की एक ऐसी फसल है जब आप उसकी बुआई करते हैं तो वो आप अपना खेत 2-3 साल के लिए उस फसल के हवाले कर देते हैं। पहले पौधा होगा, अगले साल पेडी होगी, रेटून, कई किसान तो तीसरे साल भी पेडी करते हैं। तो गन्ने की सारी कहानी जो है जब हम उसकी बुआई करते हैं तब अगले 3 साल के लिए आप 90% काम उसमें कर देते हैं या नहीं करते। यानी सारा मैनेजमेंट उस एक दिन का है जिस दिन आप बुआई कर रहे हैं। तो उस दिन क्या करना चाहिए? अब तो महीना जुलाई का आ गया, बुआई तो आपकी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक होली, लेकिन आगे भी करेंगे तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो वैरायटी का चुनाव करना चाहिए। 0238 बहुत अच्छी वैरायटी थी, पिछले 10-12 साल से आपके यहाँ चल रही थी, आपको बहुत मुनाफा भी इस वैरायटी ने दिया। लेकिन अब ये वैरायटी जो है कई रोगों से ग्रस्त हो रही है, तो इस वैरायटी को रिप्लेस करने की कोशिश करो। और मेरा आपको सुझाव है, जब वैरायटी को रिप्लेस करो तो एक वैरायटी को एक वैरायटी से रिप्लेस मत करो। जैसे गेहूं के आपके पास 5-7 बीज होते हैं, 2967 है, 226 है, 371 है, 71 है, 3226 है, रखते हो ना 5-7 बीज। तो गन्ने के भी 5-7 बीज रखो। मैं ये नहीं कह रहा 50 बीघे गन्ना तो 10-10 बीघे सारी वैरायटी लगाओ, लेकिन 2-2, 4-4 खूड़ आपके पास हर वैरायटी के होने चाहिए, ताकि ज़रूरत पड़ने पे आपको बीज के लिए इधर उधर ना भागना पड़े और आप अपने पास से ही 5-7 कुंटल बीज का जुगाड़ कर लें, ताकि अगले साल और ज़्यादा बीज हो जाए। तो उपलब्ध वैरायटियों में 238 तो अभी भी चल रही है, अभी भी आपकी पसंदीदा वैरायटी है। 0118 एक वैरायटी है, 13035 है, 13235 है, 0118 और 238। आज की तारीख में अभी भी ये 4 वैरायटी सबसे अच्छी वैरायटी हैं। तो आपने 0238 रिप्लेस किस वैरायटी से कर रहे हो? 118 लगा रहे हैं क्या? कैसा रेस्पॉन्स है? अच्छा, पैदावार ठीक है, रोग का प्रकोप कम है 238 से। ये बताओ पेडी कैसी हो उसकी? हाँ, ये समस्या है पेडी की। उपलब्ध सभी प्रजातियों में पौधे की पैदावार के लिहाज से 0118 सबसे अच्छी वैरायटी है, लेकिन उसकी पेडी बहुत अच्छी नहीं होती। कैसे पेडी अच्छी हो उसके बारे में बात करेंगे। एक चीज़ ये तो 0118 के बारे में बात होगी। और अगर आप 0238 को ही सस्टेन करना चाह रहे हैं तो 2-4 साल ये वैरायटी अभी भी चल सकती है। तो मुझे लग रहा है इस बार जैसा पिछले 3 साल से पोका बोइंग रोग का प्रकोप था, इस साल कुछ कम है। आप भी देख रहे हैं क्या? प्रकृति है, इस बार लंबी गर्मी पड़ी है, 2 महीने तक लगातार 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर रहा। तो रोग कई बार जो है वातावरण से, प्रकृति के हिसाब से भी आते हैं, उसमें आपकी गलती नहीं होती। तो अगर 238 वैरायटी को आप सस्टेन कर रहे हैं तो ये निश्चित कर लो, एक तो बीज उपचार करो। एक चीज़, बीज उपचार का एक तरीका तो ये है कि बीज 1% कार्बनडाजिम या किसी भी कवकनाशी के में डुबो के अपनी कोछी जो है तब उपचार करो। दूसरा उपचार ये है, एक हॉट ट्रीटमेंट होता है, फैक्ट्रियाँ कराती है कोई फैक्ट्री? बीज ले जाओ फैक्ट्री में, है कराती है, खतौली कराती है। तो उसमें क्या होता है, 54 डिग्री टेम्परेचर पे 99 डिग्री ह्यूमिडिटी पे 2.5 घंटे तक जो है आपके गन्ने का ट्रीटमेंट किया जाता है। 54 डिग्री टेम्परेचर, 99% ह्यूमिडिटी और 2.5 घंटे का समय। लेकिन वो सब जगह उपलब्ध नहीं है, तो आप अपने बीज का उपचार करो। और जब बीज का उपचार करो, आप अपनी काछी को जो है सॉल्यूशन में डुबको, तो वहाँ 3 चीज़ याद रखो। सबसे पहले तो सॉल्यूशन में जो है आपके फंजीसाइड का 1% कम से कम जो है कंसंट्रेशन होना चाहिए। दूसरा ये है कि आपका काछी जो है वो 9 इंच 10 इंच से ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए।
तीसरा वो कम से कम 15 मिनट सोल्यूशन में डबकोई जाए, तब सीड ट्रीटमेंट होता है। ऐसे नहीं उसमें डाली और निकाल दी, क्योंकि दवाई आपकी काछी में कहाँ से जाएगी, जहाँ से गन्ना कटा हुआ छिलके से तो घुसेगी नहीं, दोनों साइड से घुसेगी। अगर आपका पेंडा 1.5 फुट का या 1 फुट का या 1.25 फुट का हुआ तो उसे जाने में जो है दोनों साइड से टाइम ज़्यादा लगेगा। और दवाई कहाँ जानी है, जहाँ गन्ने की आँख है उसके नीचे जानी है, जहाँ रूट जोन होता है जिसमें से जड़ें निकलती हैं, आँख में से ही निकलती है ना। तो आप जो है छोटी पेंडा रखो और 15 मिनट उसमें डबको, ताकि 15 मिनट में दोनों साइड से, उसमें 2 आंखें होती हैं, दोनों आंखों के नीचे तक दवाई चली जाएगी। और उपचारित पेंडा नहीं होना, आंख होनी, आंख के नीचे का हिस्सा होना, उसमें पूरी 15 मिनट लगती है। अगर आप 2 मिनट डबको रहे हैं और निकाल रहे हैं तो आप अपने मन को समझा रहे हैं बीज उपचार बिल्कुल नहीं कर रहे। समझ गए? ये काम करो। अब ऊपर का 1/3 गन्ना बो, कि जो ऊपर का 1/3 गन्ना होता है उसका जर्मिनेशन परसेंटेज ज़्यादा होता है, जर्मिनेशन बहुत तेज़ी से होता है। आप एक गन्ने के 4 पेंडे नीचे के लो, 4 पेंडे ऊपर के लो, आप अपने घेर में या बाग में या खेत में गाड़ दो तो आपको पता लगेगा जो नीचे का पेंडे हैं वो अगर 10 दिन में जम रहे हैं तो ऊपर के पेंडे 3 दिन में जम जाते हैं, 4 दिन में जम जाते हैं, 3-4 में सबसे ऊपर का, और बीच के जो है 5-6 दिन में, क्योंकि उसका रूट जोन बहुत सेंसिटिव होता है और बहुत तेज़ी से जो है आँखों में से जड़ें निकलती हैं। और अगर जड़ें जल्दी निकल गई तो पौधा जल्दी ज़मीन से भोजन लेना शुरू कर देगा, जल्दी ज़मीन से भोजन लेना शुरू कर देगा तो ग्रोथ जल्दी शुरू हो जाएगी, और जल्दी शुरू हो जाएगी तो पौधा मजबूत हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा तो रोग बीमारियों से लड़ने की क्षमता उसमें ज़्यादा होगी। ये आपको करना। एक काम और आपको किया करो, जब आप गन्ने की बुआई करते हो ना, तो जिस खेत में से बुआई कर रहे हो, जिस क्यारे में से बुआई कर रहे हो, मान लो आपने एक क्यारा छोड़ दिया है, मेरा बीज का है, तो उसमें बोने से 10-12 दिन पहले पानी दे दो। देते हो? कई लोग देते हैं, देते हो ना, अच्छी बात है। लेकिन पानी के साथ साथ 5 किलो धड़ी बीघे का उसमें यूरिया भी डाल दो। जब आप पानी दोगे और उसमें यूरिया डाल दोगे तो हफ्ते 10 दिन में जब आपकी बुआई का टाइम आएगा तो आप देखोगे उसकी जो आँख है थोड़ी उभर जाती हैं, और वो ऐसी हो जाती है अंगूर के रंग की। आप गन्ने में नीचे देखोगे उसकी आँख कैसी है, तांबे के रंग की। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाओगे तो आँखों का रंग थोड़ा थोड़ा हरा होता जाएगा, और जब उसमें सिंचाई करके यूरिया डालोगे और उसके 15 दिन बाद बोओगे तो आँखें उभर जाएंगी और थोड़ी थोड़ी अंगूर के रंग की हो जाएंगी। उन आँखों को अगर आप बोओगे तो आपकी फसल अच्छी होगी, जर्मिनेशन अच्छा होगा, पौधे तंदुरुस्त होंगे। तो बीज उपचार करो, एक चीज़, ऊपर का गन्ना बो, 2 चीज़, पानी दो और उसमें यूरिया का स्प्रे करो बीज से पहले, 3 चीज़। अब चौथी चीज़ क्या है, आप इतना सब कुछ करके भी आपके यहाँ रेड रोट है, ग्रासी सूट है, पोका बोइंग है, विल्ट है, 3-4 बीमारियाँ गन्ने में, सारी कवक जनित बीमारी हैं, फंगल डिजीज हैं, उनका प्रकोप कम नहीं हो रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ इंटेंसिव कल्टीवेशन है गन्ने की। एक खेत में गन्ना पेडी, गन्ना पेडी, गन्ना, ऐसे ऐसे खेत हैं जिनमें 50-50 साल से गन्ने के अलावा कुछ नहीं हुआ। आपका गन्ना रोगग्रस्त हो गया, ठीक है ना। तो जब आप उस गन्ने को काटते हो तो गन्ने को बलकटी से काटते हो ना, बलकटी बोलते हो ना, हैं? तो जैसे यहाँ से गन्ना काट लिया तो 2 इंच गन्ना तो रह गया ना। आपने ऊपर का गन्ना फैक्ट्री भेज दिया, जो 2 इंच गन्ना रह गया नीचे और उसके नीचे जलिंडा है, वो भी तो गन्ने का हिस्सा है। जब आपका ऊपर का गन्ना रोगग्रस्त है तो नीचे का भी रोगग्रस्त है। फिर आपने उसमें हैरो और रोटावेटर चला दिया, आपका जलिंडा कट गया, वो पूरे खेत में फैल गया। आपने पानी दे दिया, खेत में नमी भी होगी। नमी में जो है कवक जनित बीमारियां, जो फंगल डिजीज है, वो बहुत तेज़ी से फैलती है। और फंगस आपके गन्ने में ऑलरेडी है, क्योंकि आपका जलिंडा और नीचे का जो 1 इंच का वो गलूर था वो रोगग्रस्त है। तो अब आपके पूरे खेत में रोग फैल गया। अब तक तो आपके गन्ने में ही था। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज भूमि का उपचार है। खाली बीज के उपचार से बात बनने वाली उन खेतों में नहीं है जिनमें गन्ना 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 और गन्ना हो रहा है साल दर साल। तो आपको ऐसा सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा आपके हर खेत का तीसरे साल उपचार होता रहे। जैसे पुराने ज़माने में जब गोबर का खाद बहुत होता था, आज से 25, 30, 35 साल पहले, तो किसान ऐसे करता था, इस खेत में इस साल गन्ना है,
बो रहे हैं तो गोबर डाल दिया, गोबर का खाद, फिर अगले साल दूसरे खेत में डाल दिया, तीसरे साल उसमें डाल दिया, चौथे साल फिर पहले में डाल दिया। ऐसे ही करते थे ना, ताकि पूरे खेतों की फर्टिलिटी बनी रहे। तो हर तीसरे साल हर खेत का आपको मिट्टी का उपचार करना होगा। अगर आप गन्ने की फसल निरंतर ले रहे हैं, खाली बीज उपचार से बात नहीं बनेगी। मुर्दा उपचार को जैसे आप 10 चीज़ें करते हैं गन्ने में, भाई आप जुताई करेंगे, खुदाई करेंगे, पानी देंगे, आप डाई डाल लेंगे, यूरिया डाल लेंगे, पोटास डाल लेंगे, सब कुछ करेंगे, तो उसके साथ साथ भूमि का उपचार भी एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपको करनी पड़ेगी। अब वो कैसे करेंगे? मैं 1 एकड़ जमीन की बात करूं तो 2 किलो ट्राइकोडर्मा और 2 किलो स्यूडोमोनास, 4 किलो आप ले लीजिए। जब आप लाओ बाजार से तो उसको ठंडी जगह पे जो है स्टोर करो। ये नहीं कि बरामदे में गिर दिया, धूप हो रही है, क्योंकि लाइव मटेरियल है। अगर 35 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर आपका ट्राइकोडर्मा स्यूडोमोनास रह जाएगा तो उसके जीवाणु मर जाएंगे, फिर वो आपको उसमें कुछ नहीं बचा, वो खड़िया होगी। आप तो कहोगे मैंने तो सफ़ेद सफ़ेद मिला दिया था और मेरे तो खेत में काम नहीं करा। वो तभी काम करेगा आप 35 डिग्री से नीचे उसे स्टोर करेंगे छाया में। कई किसान करते हैं, ले आते हैं, जो डाल देते हैं लापरवाही से, फिर उसका प्रयोग करते हैं तो उसका वो नहीं आता। तो अब ये 4 किलो मटेरियल 50 किलो गोबर की सड़ी हुई खाद में मिला दो, छाया में ढेर लगा दो, नमी मेंटेन करने के लिए उसमें पानी का छिंटा मारते रहो। 15 दिन बाद जो आपका 4 किलो दवाई थी वो 54 किलो होगी। जो 50 किलो गोबर मिलाया वो भी दवाई बन गई। अब उसको 1 एकड़ में डाल दो, बुआई से पहले डाल दो, जुताई से पहले डाल दो, 10 दिन पहले डाल दो, 15 दिन पहले डाल दो, क्योंकि खेत में जाके वो मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगी और पूरे खेत में जो फंगस फैल जाएगी। ये मित्र फंगस है जो आपकी हानिकारक फंगस है, जिससे रेड रोट और पोका बोइंग रोग आता है, ये उसको मार देगी। तब आपको बीज का उपचार करना, भूमि का उपचार करना, ऊपर का गन्ना बोना है, और अगर कर सको तो मैंने बताया फैक्ट्री से हॉट ट्रीटमेंट करा लो, बहुत अच्छा है। अब ये तो बुआई होगी, वैरायटी होगी। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो मैं ये बता दूं, गन्ने को सिंचाई की ज़रूरत नहीं होती, नमी की ज़रूरत होती है। आप सब गन्ने की खेती करते हैं, आपके खेत में नालियाँ होती है, बरहे होते हैं, तो आपने देखा होगा जो नाली के किनारे का गन्ना होता है वो बाकी खूड़ के गन्नों से तगड़ा होता है क्या ऐसा? क्योंकि उसको पानी नहीं मिलता, उसको बरहे की नमी मिलती है। इससे यह साबित होता है गन्ने को फ्लड इरिगेशन नहीं चाहिए, दबा के पानी नहीं चाहिए, उसको रोज रोज नमी चाहिए। इसलिए तो गन्ना बरसात में बढ़ता है, नमी का वातावरण है, बिना बारिश के भी नमी है तो उसकी ग्रोथ होती रहती है। तो आपको अपने खेत में हल्की सिंचाई करनी होगी, और जब नमी निरंतर रहेगी, पर्याप्त रहेगी, तो आपका गन्ना मोटा हो जाएगा, गन्ने का वेट बढ़ता चला जाएगा। और गन्ना एक ऐसी फसल है, इसमें बाल नहीं आती, इसमें बीज नहीं बनता, इसमें दाना नहीं बनता, इसकी तो सारी कहानी वजन की है। अगर आप वजन बढ़ा दो, पानी दे के बढ़ा दो, नमी दे के बढ़ा दो, यूरिया दे के बढ़ा दो, डाई दे के बढ़ा दो, कैसे भी बढ़ा दो, अगर आपने 10 कुंटल वजन 1 बीघे में बढ़ा दिया तो 370 गुणा 10 3700 रुपये बढ़ गए। ऐसा तो है नहीं इसमें बाल आ जाओगी और जो है इसका दाना खराब हो जाएगा, ठीक है ना? तो गन्ने को नमी चाहिए। एक प्रैक्टिस और है जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च लखनऊ की रिकमेंडेशन है। रिकमेंडेशन तो 17-18 साल पुरानी है, लेकिन अभी भी किसान नहीं करते हैं। वो ये है कि पहले तो क्या था, पोटास को बेसल डोज के रूप में दो, बुआई के टाइम पे ही देते थे। लेकिन उनकी ये रिकमेंडेशन है, अगर जब गन्ने पे जुलाई के टाइम पे मिट्टी चढ़ाते हैं, मिट्टी चढ़ा दी नहीं, सबने चढ़ा दी, जिसने ना चढ़ाई हो वो इस तजर्बे को करके देख लेना कि गन्ने में 5-6 किलो 7 किलो तक जो है पोटास, लाल वाला पोटास वो ज़्यादा अच्छा रहे, डाल के तब मिट्टी चढ़ाओ। और मैं तो ये कहूँगा अगर आपका गन्ना 1 एकड़ का खेत है तो आधे एकड़ में ये काम करो, और जब नवंबर में जो है आप अपने गन्ने की कटाई करो तो उस आधे एकड़ का वजन तोलो, और जिसमें आपने जो है पोटास डाले बगैर मिट्टी चढ़ाई है उसका वजन लो। 1 बीघे में 10 कुंटल तक, 6-7 से लेकर 10 कुंटल तक वजन बढ़ जाएगा। 3 साल की जड़ जमाते हैं।
अब पोका बोइंग आ गया, मैं कहूँ उसमें जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे कर दो। आपका गन्ना इतना ऊंचा है, कौन उसमें घुसेगा, कौन स्प्रे करेगा? आप मजदूर को बोल दोगे, वो चारों तरफ से छिड़का के आ जाएगा। लेकिन अगर खेत छोटा है, बोर्ड का खेत है, 4-5 फुट तक की उसकी ऊंचाई है, तो उसमें जो है आधा किलो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 200 लीटर पानी में मिला के आप स्प्रे कर दो। वो कुछ हद तक कंट्रोल कर लेगा, कुछ हद तक। और अगर बहुत ज़्यादा पोका बोइंग आ रहा तो उसके पत्तियां तोड़ के जो है उसको कहीं गड्ढे में दबा दो, जिस पौधे में आपको लग रहा कि इसकी सारी पत्ती पलट गई। सवाल है, जब हॉट ट्रीटमेंट करते हैं तो कितना टेम्परेचर रखते हैं, कितने घंटे करते हैं, और ह्यूमिडिटी कितने % रहती है? मुश्किल सवाल है, जिसने ध्यान से सुना होगा वही बताएगा। अच्छा ये बताओ, टेम्परेचर बता दो। मेरा नाम तेलंगाना गांव साधना का रहने वाला हूँ। इसका 2.5 घंटे का टाइम है। अरे बहुत बढ़िया। ये दवाई प्रयोग में लाते हैं जो यहाँ सबसे कॉमन है। हाथ खड़ा करिएगा अपना। और घसोली गौतीगिरी करमंडा जी में। कारबंडा जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमें देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं हमारे नेक्स्ट स्पीकर को बुलाना चाहूंगी, जो कि है मिस्टर प्रशांत कुमार चौहान सर, सीनियर मैनेजर आयोटेक वर्ल्ड एविगेशन प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि एग्रीबोट ड्रोन से। और ये आपको बताने वाले हैं ड्रोन के बारे में और कि कैसे इसका फायदा आप उठा सकते हैं, स्पेशली गन्ना किसान। नमस्कार जी, यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी सम्मानित अन्नदाता, प्रगतिशील किसान, वरिष्ठ वैज्ञानिकगण और ग्रीन टीवी की टीम, मेरे साथ आए हुए सहयोगी गण केएस की टीम, WSO की टीम, मैं सभी का आपको अपना हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और आपको बताना चाहता हूं कि आज मैं आपके बीच क्यों आया हूं। जो आपके बीच परेशानियां हैं, उस परेशानी को तकनीकी के साथ कैसे आपका काम इजी हो सकता है। कितने किसानों ने पहली बार ड्रोन देखा है? किसी ने नहीं देखा? तो बहुत अच्छी बात है। जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये आपके लिए जो ड्रोन आया है, ये समय, आपका पैसा, आपकी लेबर, आपकी ह्यूमन डिजीज जो आप फेस करते हैं, उन सब के लिए ये मशीन बनाई गई है, जिसका नाम है एग्रीबोट। तो इस एग्रीबोट का इनोवेशन क्यों हुआ? आज हम बात करते हैं कि किसान की आय दोगुनी होनी चाहिए। बात करते हैं किसान की आय दोगुनी होनी चाहिए, बड़ी बड़ी बातें होती है, पर किसान की आय दोगुनी नहीं हो पाती। दूसरा सवाल, आज डॉक्टर का बेटा डॉक्टर और इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, पर किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता। क्यों? सोचा है कभी इस बारे में? तो उसके लिए आज मैं देखा हूं यहां पे सभी बुजुर्ग लोग हैं और मेरे भाई बंधु मेरी हम उम्र के हैं। आपके घर में बहुत छोटे छोटे बच्चे होंगे, तो वो छोटा सा बच्चा आज की डेट में एंड्रॉयड फोन लेता है। तो छोटा सा बच्चा भी आज टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ रहा है, पर आप लोग पुराने तरीके से उस तकनीकी को यूज कर रहे हैं, जिसमें आपका समय खर्च हो रहा है, आपका पैसा खर्च हो रहा है, आपको लेबर नहीं मिल पा रही टाइम पे, आपका मतलब आपको ह्यूमन डिजीज हो रही है। तो वो सारी बातें मैं आज इसमें करने वाला हूं। सिंपल सा एक और उदाहरण देकर मैं अपनी बात को स्टार्ट करूंगा। ड्रोन का इनोवेशन क्यों हुआ? ड्रोन का इनोवेशन क्यों हुआ? क्योंकि आज कुछ लोगों में से, आपके घर में से कुछ बच्चे अब्रॉड में होंगे, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तो वहां खेती आज की डेट में ड्रोन से हो रही है। जैसे कि पहले आप खेती करते थे, बैल के साथ कल्टीवेटर लगाते थे, मांजा लगाते थे। उसका एक नया इनोवेशन आया, ट्रैक्टर। आप लोगों ने ट्रैक्टर यूज करना शुरू कर दिया। फिर ट्रैक्टर के साथ आप एक बार कल्टीवेटर लगाते थे, एक बार हैरो लगाते थे, एक बार मांजा लगाते थे, तो 3 बार काम करते थे। उसका एक नया इनोवेशन आ गया, रोटावेटर, और नई नई मशीनरियां आ गई। तो आपका उससे समय बच रहा है। अब हम बहुत सारे इनोवेशन में जा रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपके अब्रॉड में ये सारी तकनीकी चल रही है, तो इंडिया में भी ये तकनीकी मैं आपको कुछ वीडियो के माध्यम से भी दिखाऊंगा।
इसमें क्या होता है कि आप नैपसेक और जब बूम स्प्रेयर से स्प्रे करते हैं तो आपको पौधा पता नहीं लग पाता कि किस पौधे के ऊपर, मुझे हेल्दी पौधे के ऊपर भी आप स्प्रे कर रहे हो और अनहेल्दी पौधे के ऊपर भी स्प्रे कर रहे हो। इसमें कैमरे लगे हुए हैं। ये एक फील्ड का मैप है जहां पे आप देख रहे हैं कि ये लाल लाल हो रहा है, उसके कैमरे ने मैप कर लिया। इसमें रडार्स लगे हुए हैं, जहां पे दवाई ज्यादा डालनी है वो खुद ब खुद डालेगा। मतलब इतना ऑटोमेटिक है। अभी आप यहां देख रहे थे कि किसानों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार जहां यूरिया में सब्सिडी खर्च कर रही थी, उस सब्सिडी को वहां से हटा के आप लोगों को देगी ड्रोन के ऊपर। आपका बच्चा टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ेगा और आपके गांव में ही रह के वो एक एंटरप्रेन्योर बनेगा। एक जो विकलांग लेडी है एक गांव की, वो ड्रोन लेके 10 से 12 हजार रुपए कमा रही है। खुद प्रधानमंत्री अपने मुंह से बोल रहे हैं कि जिसको साइकिल चलाना नहीं आता आज वो पायलट कह के पुकारी जा रही है। तो ये टेक्नोलॉजी आपके बीच में हुई तो आप भी इसको बढ़ावा दे सकते हैं और खुद एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। भारत की कृषि को नई दिशा देने वाली ड्रोन टेक्नोलॉजी की पहली पायलट ये मेरी बेटियां हैं, मेरी बहनें हैं। हमारी बहनें देश को सिखाएगी कि ड्रोन से आधुनिक खेती कैसे होती है। ड्रोन पायलट, नमो ड्रोन दीदियों का कौशल अभी मैं मैदान में जाकर के देख के आया हूं। नमो ड्रोन दीदी योजना से जो बहनें ड्रोन पायलट बन रही हैं, उनके लिए भविष्य में अनगिनत संभावनाओं के द्वार खुलने जा रहे हैं। ये ड्रोन से जो हम स्प्रे कर रहे हैं सर, इससे किसान को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। हमारा किसान बहुत खुश है सर, क्योंकि सर उसका जो वो काम 2 घंटे में कर पाता था खेतों में स्प्रे टंकी टांग के, और जो लेबर का कॉस्ट होता था सर, उसका काम इसने बहुत हल्का कर दिया है। एक तो किसान के समय की बचत हो गई है, दूसरा उसका लेबर का कॉस्ट भी घट गया है सर। आपका अपना बताइए कि आप कैसे उसको शुरू किया, कैसे आपका परिचय आया, कितने समय में सीखी और अभी कितना काम मिल रहा है आपको? वो ड्रोन डेस्टिनेशन है जो मानेसर में, वहाँ से हमने इसका ट्रेनिंग लिया सर। फिर उसके बाद सर जब हम गांव में गए तो लोग बड़े ही उत्साहित है सर। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ सर, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ तक आ पहुँचूंगी। और जब आज मैं यहाँ पे आई तो मुझे यहाँ पे आके भी ये लग रहा था कि शायद मैं पीछे हूँ, क्योंकि मैं चलते टाइम सबसे पीछे रह जाती हूँ। कोई बिलीव करे या ना करे लेकिन मैं मोदी जी से खुद मैंने बात की है, मैंने उनको बिल्कुल करीब से देखा है, जाना है, बात की है। उनका मैसेज ये था कि जो हमारी महिलाएं हैं वो भी आत्मनिर्भर बने, वो भी अपनी आजीविका चलाएं और बहुत अच्छे से किसी न किसी मतलब योजना में आकर सभी बहनें काम करें। जरा इनको देखो कि ये किस तरीके से ग्राम बरमान जिला आगे एग्री एंटरप्रेन्योर बन के और उन्होंने अपना रोजगार उत्पन्न किया। नमस्कार जी, मेरा नाम राव भक्तराज सिंह है। मैं ग्राम बरमान जिला नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से हूँ। नमस्कार जी, मेरा नाम लोकेश है। मैं तरावड़ी जिला करनाल हरियाणा का रहने वाला हूँ। मैं गन्ने की खेती करता हूँ। मेरे पास 15 एकड़ जमीन है, जिसमें मैं गन्ना, गेहूं, धान और सब्जियों की खेती करता हूं। मैं गन्ने की खेती करता हूं और आप मेरे पीछे गन्ना देख सकते हैं, जिसकी हाइट लगभग मेरे से भी ऊंची है। मैं आपको खड़े होकर एक बार हाइट का बता देता हूं।
इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के कीट हो जाते हैं, जैसे पायरिल्ला है, सफ़ेद मक्खी है। अब अगर हम देखें, अगर हम किसी लेबर के थ्रू स्प्रे करा भी दें किसी हालत में, इतने अच्छे रिजल्ट हमें प्राप्त नहीं हो पाएंगे। सब्जियों में कीड़े और बीमारियों की वजह से बहुत सा नुकसान हो जाता है। अगर हम उस पर समय पर स्प्रे ना कर पाएं तो 60 से 70% तक फसल खराब हो जाती है। लगभग 1 साल पहले मैंने इंटरनेट पे करीब लगभग 1-1.5 साल पहले मैंने ये इंटरनेट पे मैंने देखा कि एग्रीबोट है आयोटेक कंपनी का। इसमें सबसे खास बात यह है कि ये 7 से 10 लीटर में 1 एकड़ का छिड़काव कर देता है। एग्रीबोट किसान ड्रोन स्प्रे अपने आप कर देता है। इसमें हमें कुछ नहीं करना होता, रिमोट में सिर्फ मैप बनाना होता है और दवाई डालनी होती है। क्या है ना, जब कोई भी नई चीज़ आती है तो किसान, आजू बाजू के किसान देखने आते हैं। जब उनने देखा तो उनने मेरे को बुलाना शुरू किया कि मेरे खेतों में भी स्प्रे कर दीजिए। बाइक मॉडल की सहायता से मैं अपने खेतों में स्प्रे सर्विस के साथ साथ अपने आसपास के 10 से 15 गाँव में भी स्प्रे की सर्विस दे देता हूँ। एग्रीबोट ड्रोन सर्विस के द्वारा मैं स्प्रे करके 1.5 से 2 लाख रुपये हर महीना कमा लेता हूँ। अब बाजार में जैसे कि आप देखिए कि नैनो यूरिया, नैनो डीएपी इस तरह के उत्पाद आ रहे हैं कि ड्रोन से ही जीवन छिड़काव जिनका हो सकता है। ऐसी और भी कंपनियां हैं जो अलग अलग उत्पाद बना रही हैं जो कि नैनो टेक्नोलॉजी का काम करते हैं और ड्रोन से ही छिड़काव हो सकता है। मैंने एग्रीबोट ड्रोन AIF स्कीम की सहायता से खरीदा है। इसमें कंपनी ने मेरी बहुत हेल्प की। AIF स्कीम में 90% तक लोन बिना किसी सिक्योरिटी के हो जाता है। मैंने एग्रीबोट ड्रोन से पिछले 1 साल में लगभग 4500 एकड़ में स्प्रे करके 22 से 23 लाख का बिजनेस किया है। मैं देश के किसानों से भी कहना चाहता हूं कि वो आगे आएं और एग्रीबोट ड्रोन को खरीदें और अपनी स्प्रे की सर्विस को आसान बनाएं और दूसरे किसान साथियों को भी इसका लाभ पहुंचाएं। तो ये ड्रोन टेक्नोलॉजी आज आपके बीच में है, जहां आपको इससे आपका पैसा बच रहा है, आपका पानी बच रहा है, आपका केमिकल बच रहा है, आपको ह्यूमन डिजीज नहीं हो रही, और आपको एक प्रिसीजन एग्रीकल्चर के घाव मेरे हाथ में तो मुझे दवाई हाथ में ही लगानी है, ना कि मुझे पूरे अपने शरीर पे लेप देनी है। तो ड्रोन ये उस तकनीकी से आपके बीच में है, आप इसको समझें। अभी मैं डेमोस्ट्रेशन कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि कितना प्रभावी है ये ड्रोन। ड्रोन 1 एकड़ को कितने देर में कर देता है? उन्होंने सही बताया, 6 मिनट में सही आंसर है। तो थोड़ा 1 एकड़। मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप ड्रोन कंपनी से जुड़ना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप टोल फ्री नंबर आयोटेक वर्ल्ड एविगेशन प्राइवेट लिमिटेड यानी कि एग्रीबोट ड्रोन का ले सकते हैं। नंबर है 0124 4824 950 और दूसरा नंबर है 9289 325023। तो जितने भी स्टैंडी लगा हुआ है उसमें टोल फ्री नंबर है, या फिर आप टीम से भी कंसल्ट कर सकते हैं, या आप मुझसे बाद में कांटेक्ट करके आप इनका कांटेक्ट नंबर ले सकते हैं। तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो हमारे बीच हमारे आज के आखिरी स्पीकर हम कह सकते हैं वो है मिस्टर सौवीर सिंह सर है, सीनियर केन डेवलपमेंट इंस्पेक्टर केन डिपार्टमेंट से मुजफ्फरनगर। सर, आप आइए और बताइए कि किसान कैसे कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं ड्रोन ये गन्ने की खेती में। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। उत्तम खेती बढ़िया दाम, गन्ना भोए चतुर किसान, ये एक बहुत पुरानी कहावत है कि जो किसान चतुर है वो गन्ने की खेती करता है। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि जिसके पास ज़मीन है वो गन्ने की खेती कर रहा है। इसका मतलब सभी किसान हमारे चतुर हैं, सब खेती कर रहे हैं, लेकिन सबके तरीके अपने अपने हिसाब से हैं। एक प्रजाति हमारी कोसा 0238 आई, 100% क्षेत्र अर्ली प्रजाति का हमारा हो गया। लेकिन हर प्रजाति का एक समय होता है, उसके जीवन काल को बढ़ाने का कोई तरीका होता है, कोई टेक्निक्स होती हैं। सभी लोग प्रयास कर रहे हैं
कि भाई किस तरीके से हम अपने उत्पादन को और उत्पादकता को बनाए रखें, लेकिन प्रजाति हमारी ये जा रही है। अब हमें क्या करना है कि हमारा उत्पादन बना रहे और हमारा जो लाभ है वो भी बना रहे और बढ़ोतरी हो उसमें। यही मुझे टॉपिक दिया गया है। बात देखिए सबसे बड़ी आती है कि हमें उत्पादन कैसे मेंटेन करना है और कैसे अपना जो उसकी क्वालिटी है या गन्ने के जो गुणवत्ता है उसकी, वो हमें कैसे बनाए रखनी है। अब बात आती है किसान भाई गुणवत्ता से किसान का क्या मतलब, तो चीनी मिल का मतलब होगा। बहुत बड़ा मतलब है किसान के लिए भी। अगर अच्छी क्वालिटी का गन्ना पैदा करेंगे हम, उसका सीधा फ़ायदा आपको वजन में मिलेगा, उसका असली फ़ायदा चीनी मिल को रिकवरी में मिलेगा। चीनी ज़्यादा बनेगी, चीनी मिल को ज़्यादा फायदा होगा, आपका पेमेंट वो समय से करेगी। बात कि भाई उत्पादन कैसे हम बढ़ाएं, क्योंकि वैरायटी हमारी जा रही है। देखिए उसका सबसे बड़ा तरीका है, डॉक्टर साहब ने बताया था कि अपने पास हम कम से कम 4 से 5 वैरायटी अपने खेत में होनी चाहिए। और वो कितनी कितनी होनी चाहिए, जैसे उन्होंने बताया कि भाई 1-2 खूंट उसके होने चाहिए। एक वैरायटी अपना ज़्यादा मात्रा में रखो, ज़्यादा उसमें एरिया में रखो, बाकी वैरायटी अपने हिसाब से चाहे आधा बीघा, 1 बीघा या अपने 2-4 खूंट, जैसी भी आपकी क्षमता, जितनी ज़मीन आपके पास है उस हिसाब से रखें। अब क्या है रखने का मतलब, गन्ना बीज में और गन्ने में क्या है हम लोग अंतर नहीं कर पाते हैं। गांव है, इसमें सभी तरह के किसान होंगे। एक किसान तो वो है जो कोई भी प्रजाति हमारी है उसका उत्पादन लगभग 100 कुंटल प्रति बीघा के हिसाब से लेते होंगे। वो 238 का तो बहुत लोगों ने लिया, जिसने कुछ नहीं करा होगा उसने भी 100 कुंटल के आसपास लिया है। अन्य जो प्रजातियां इसके साथ साथ वो उसका भी 100 कुंटल के आसपास लेते होंगे, चाहे वो 13-235 हो, 15-023 हो, 118 हो, या नई वैरायटी आने वाली है और 17-231 मिल जाएगी आपको जो है वो वैरायटी हो। वो उत्पादन वो कैसे ले रहे हैं, मतलब अन्य प्रजातियों का उत्पादन अच्छा उत्पादन कैसे ले रहे हैं वो। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो हमारे ऐसे किसान हैं जिनका औसत उत्पादन ही अधिकतम है आपके गांव में या क्षेत्र में, हमें अपना वैज्ञानिक उन किसानों को मान लेना चाहिए। ज़्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसान का समय देखे इधर उधर भागने में बहुत नष्ट होता है, उसकी जेब से पैसा खर्च होता है। हमें उस किसान को अपना आदर्श मान लेना चाहिए, क्योंकि वो जो किसान आपका है वो सभी के संपर्क में रहता होगा। ये मैं देखिए प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ भी गन्ने की खेती होती है। मैं भी गन्ना किसान हूँ एक तरीके देखा जाए, जो मूल पेशा हमारा। वो सबसे बढ़िया बात यह कि अनावश्यक भाग दौड़ में अपना समय नष्ट न करें, केवल उस किसान को आदर्श मान लें, उसी से वो टेक्निक जाने, कैसे वो खेती कर रहे हैं, क्या तरीका, कहाँ से बीज ला रहे हैं, और बीज भी उन्हीं से लें। कभी भी गन्ने का बीज आप अनजान जगह से या अनजान किसान से, कुछ लोग बहुत इसमें कारोबार कर रहे हैं अपना, सोशल मीडिया के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से बहुत प्रचार प्रसार करते हैं और गलत प्रजातियां हम लोगों के बीच में आ जाती हैं, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ता है। नई नई बीमारियां उसमें आ जाती हैं जिनकी पहचान नहीं हो पाती है, नए नए कीड़े आ जाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसकी हमें पता नहीं लगता प्योरिटी क्या है प्रजाति की। तो बीज जो हम लें वो उन्हीं किसानों से लें जिनके पास में ऑलरेडी पहले से ही इस तरह की चीज़ें हैं, वो प्रजातियां लाते हैं बाहर से। हम लोग बहुत भाग्यशाली कि हमारे क्षेत्र में यहाँ पर गन्ना शोध केंद्र है, जहाँ से प्रजातियां किसानों को दी जाती हैं, तो ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो आप लोग ले सकते हैं। लेकिन कोशिश ये करें कि जो प्रोग्रेसिव किसान हमारे क्षेत्र में है उन्हीं से हम गन्ने का बीज लें, क्योंकि उनका प्रमाणित बीज होता है और उसे पूरा अनुभव होता है कि कौन सी कीट या बीमारी इसमें ज़्यादा लग रही है, और वो अच्छी तरह से जानता है कैसे कंट्रोल मुझे करना है। इसके बाद किसान भाइयों, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, आज नहीं पहले से ही ये होता आ रहा है कि किसान भाई अगर कोई भी सौदा हमें लेना है बाजार, ये हमें कोई कीटनाशक लेना है, हमें कोई अन्य उर्वरक लेना है, मल्टी माइक्रोन्यूट्रिएंट लेना है, या अन्य कोई भी कृषि निवेश लेना है, किसान जाता है बाजार में और उसे लूटने के लिए बहुत लोग बैठे हुए हैं। वहाँ भी मैं यही कहूँगा कि जो किसान आपका आदर्श किसान माना है आपने उन्हें, उनसे ही संपर्क करें पहले आप कि भैया कौन कौन सी दवाइयाँ, कौन कौन से आइटम आपके कहाँ से लिया आपने, किस रेट में लिया, कितनी मात्रा में हमें डालना है, क्या तरीका, किस तरीके से डालना है, किस समय पर डालना है, वो सब बताएंगे। उसके बाद जो आपकी चीनी मिल है, आपकी गन्ना समिति है, जहाँ भी उसका गोदाम है या उस पर जो टेक्निकल आदमी बैठा हुआ है, या कृषि विभाग का गोदाम है, वहाँ पे एक टेक्निकल एडवाइजर रहता है वहाँ बैठा हुआ उनका,
तो उन्हीं लोगों से संपर्क करें, ना कि आपस में किसी दुकानदार के कहने में आकर आप ये सामान ले लें और डालें उसे। क्योंकि एक देखिए सच्चाई है, एक उदाहरण है कि एक किसान भाई दुकान पर गए, सीधे उन्होंने एक दवाई ली, वहाँ से कीटनाशक लिया, वो मात्रा उसकी उसने बताया आप इसे रिकमेंडेड जो है वैज्ञानिकों की वो 100 ml पर एकड़ थी हो, उसने बताया आप इसे 150 ml पर एकड़ डाल देना। ठीक है जी, आप जो है 4 सीसी ले आए उसकी या 10 सीसी ले आए। जब घर पहुंचे आपने अपने नौकर से कहा कि भाई ये दवाई डाल दे और इसमें इसकी 2 सीसी जो है या 200 ml पर एकड़ डालना, तो उन्हें बढ़ा दी अपना जो है। अब नौकर को सीसी मिल गई, उसने उठाई, उसने कहा यार इन्होंने 200 बताया है तो मैं सीधा 300 डालूंगा। कहने का मतलब है जब इस तरह की चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारा पैसा लगा उसमें, तो ध्यान ये रखें कि उसकी जितनी मात्रा वैज्ञानिकों ने रिकमेंड की है उसी मात्रा को खेत में डालें, उसी समय पर डालें। चाहे ये फर्टिलाइजर है, चाहे आपके ये पेस्टिसाइड हैं या और भी कोई कृषि निवेश है, वैरायटी अपने खेत पर रखें। सीड प्लाट अपनी नर्सरी, यानी कि नर्सरी जो है सरकारी होगी या चीनी मिल की होगी या अन्य कोई प्राइवेट किसी ने बना रखी है, वहाँ से बीज देगा आपको जो है, बिल्कुल नहीं। बीज कभी भी उसकी कोली मत भरो आप जो है, मतलब भारी मात्रा में लेने की कोशिश ना करें। किसी भी प्रजाति का बीज अधिकतम क्या होता है 5 कुंटल, आपको शोध केंद्र से मिलता होगा कि 5 कुंटल बीज अधिकतम एक किसान को दिया जाएगा। लेकिन कुछ जुगाड़बाजी करके लोग जो अपने ले लेते हैं फालतू बीज जो है, उससे कोई फायदा नहीं। जो बीज शोध केंद्र से मिलता है, जहाँ से रिसर्च सेंटर से मिलता है, उस बीज की जितनी कम मात्रा आप लेंगे उसी तरीके से उसका पालन आप कर पाएंगे। अपने खेत में अधिक क्षेत्र बढ़ाएंगे तो उसमें दिक्कत होगी, तो कम क्षेत्र में अपनी नर्सरी स्थापित करें और उसका पालन बिल्कुल इस तरह से करें, हम अपने बच्चों का करते हैं या अपने जानवरों का करते हैं घर में, इसी तरीके से उस नर्सरी को पालें और अपने बीज का मल्टीप्लिकेशन उसकी जो है बढ़ाएं उसे और अपने खेत में बोएं। इसके साथ ये बात आती है भाई, ये मैं क्वालिटी की बात कर रहा हूँ, जो हम गन्ने की क्वालिटी कैसे अच्छी बनेगी। जब क्वालिटी अच्छी होगी तो उत्पादन भी अपने आप ही अच्छा होगा। अब बात है कि साहब कौन कौन सी प्रजाति किसान भाइयों को अच्छा उत्पादन दे सकती है, 238 जा रही है। उसके साथ साथ ये आपको चीनी मिल, क्योंकि चीनी मिल का जो रुझान होता है वो होता है, उससे मतलब है रिकवरी से। जिस गन्ने में ज़्यादा रिकवरी वो चीनी मिल की पसंद है, चाहे किसान का उत्पादन कितना भी कम हो जाए उससे, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं। उत्पादन का मतलब हम लोगों को देखना है। ऐसी वैरायटी केवल 238 थी, अब इसकी टक्कर की जो वैरायटियां हैं, जैसे 118 इसके साथ की वैरायटी है, वैसे पुरानी वैरायटी है, लेकिन उसमें क्षमता कुछ है, मतलब उसका जो नुकसान हमें होने वाला था उसे रोकने के लिए 118 जरूरी है। उस पर ध्यान दें आप, उसकी बुआई करें। उसके बाद 13235 प्रजाति जो है बहुत अच्छी प्रजाति है, केवल उसमें यह है कि यूरिया की मात्रा आप जो 25 से 30% कम रखें उसमें जो है। कई किसान जो हमारे अच्छे किसान हैं वो लोग जो है 50% तक यूरिया कम इस्तेमाल करते हैं उस वैरायटी में जो है, क्योंकि उसमें जो है कल्ले फूटने की होती है और आँखें खुल जाती थी उसकी, तो वो यूरिया का प्रयोग कम करें उसमें। तो उसका तरीका वही है कि बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें और उसमें ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करें। इसके बाद है आपका 14201 वैरायटी आई है, पता नहीं आपके क्षेत्र में कैसी चल रही होगी, वो भी अच्छी वैरायटी है, वो भी अभी 1-2 साल में क्लियर होगा उसका। 15023 जो प्रजाति 15023 है, देखिए चीनी मिलों ने इस वैरायटी बहुत जोर लगाया और बहुत तेज़ी से सबसे ज़्यादा जो बीज है उसका वो 15023 पर वो केंद्रित हो गए। मैं बुराई नहीं कर रहा इस वैरायटी की, खासियत ये है इसकी कि रिकवरी बहुत ज़्यादा है इसमें, अच्छी वैरायटी है। लेकिन किसान को समस्या ये है कि तो नुकसान है इसमें भी, क्योंकि कम क्षेत्रफल है इसका, तो इसमें जानवरों का नुकसान है, बीमारी भी ज़्यादा लगती है कि सॉफ्ट वैरायटी है। तो ये कि थोड़ा सा मजबूत नहीं वैरायटी अभी है, लेकिन साथ साथ आप चला सकते हैं 118, 13235, 14201 और ये। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने एक बात कही थी, तो देखिए बात मैं काट नहीं रहा हूँ, उनकी सच्चाई बता रहा हूँ कि आज की डेट में हम 238 को बोने की सिफारिश या सलाह या सुझाव किसान भाइयों को नहीं दे सकते। हाँ, जो किसान भाई थोड़ा सा बिल्कुल हेल्थ के बारे में बहुत चिंतित हैं या स्वस्थ फसल कैसे लें या खुद स्वस्थ कैसे रहें, उन किसान भाइयों के लिए चल सकती कुछ समय, लेकिन वैरायटी वो जानने वाली, उसकी हो गई उम्र, ठीक है। तो उसकी तरफ रुझान कम रखें और अपना बीज धीरे धीरे अन्य प्रजातियों का बढ़ाते रहें। 238 का जिक्र तो खत्म नहीं होगा, क्योंकि प्रिय वैरायटी है सभी की, है पूरे वर्ल्ड में छाई हुई है। हिंदुस्तान का नाम पूरे वर्ल्ड में इस वैरायटी ने क्या है, प्रदेश का, देश का, हम लोग नंबर 1 है गन्ने के उत्पादन में, उत्पादकता में नंबर 1 है, चीनी उत्पादन में नंबर 1 है हम लोग। तो वो 238 की देन है।
तो इतनी जल्दी छुट्टी नहीं है। लेकिन इससे मोह जो है हमें अब ज़्यादा नहीं करना चाहिए, तो अपने उत्पादन को मेंटेन कर सकेंगे। नहीं तो पूरब साइड में जो है ईस्टर्न यूपी में और बिजनौर तक आपके बहुत बड़ा नुकसान किसान भाइयों को हुआ है, चीनी मिलों को बहुत नुकसान हुआ है। तो वो नुकसान हमारे क्षेत्र में ना हो। ये जो जिले हमारे पश्चिम का असली गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है, तो उनमें ये नुकसान ऐसा ना हो, तो हम सतर्क हो जाएं और गुणवत्ता बनाए रखें उसकी। इसके साथ एक चीज़ ये आती है, सभी जो कंपनी के हमारे हैं ड्रोन के बारे में बताया, और अन्य जो धानुका वाले उन्होंने भी बताया जो है। तो देखिए, जहाँ तक टेक्नोलॉजी का ज़माना है, नैनो यूरिया की बात आई, नैनो डीएपी भी आ चुका मार्केट में। तो अभी जब शुरू में ये आया था, तो जो भी अधिकारी इस काम में लगे थे, या जो कंपनी वाले अधिकारी थे इफ़को के विशेष रूप से, उसके बाद क्रिप्को वाले प्राइवेट सेक्टर में आ गए जो है, तो उन्होंने ये नहीं बताया कि भाई इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, और कितनी नाइट्रोजन हमें इससे मिलेगी, और किस समय डालना है, किस स्टेज पर डालना है। बात स्टेज की चल रही थी, पहले भी 4 स्टेज हैं। तो ये देखिए, ये तीसरी जो स्टेज हमारी होती है, कायदा जो मतलब है, जो इस समय जो है, ये बिल्कुल सही समय है। अगर जो थर्ड डोज हमारी है ना, जो यूरिया की थर्ड डोज है मेरे हिसाब से, क्योंकि प्रैक्टिकल हमने करवाया इसका काफ़ी, तो थर्ड जो बढ़वार वाला पीरियड शुरू होता है जहाँ से, वहाँ पे हम लोग स्प्रे इसका कराना चाहिए। और डीएपी के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊँ, क्योंकि देखिए डीएपी का जो है वो सिस्टम दूसरा है, अब्जॉर्बिंग उसका जो है, तो वो शुरुआत है उसकी। अभी जब थोड़े से प्रैक्टिकल हो जाएंगे तो उस बारे में बताया जाएगा, लेकिन आ चुका है वो भी। तो सेवाएं अगर स्प्रेयर कमर पे टांग के हम ऐसी गर्मी में, पहली बात तो गन्ने में घुसने में दिक्कत होगी, भाई गन्ने की बढ़वार काफ़ी अच्छी हो गई है, तो जो ड्रोन वाली टेक्निक है वो वहाँ पर काम करेगी। पहले किसान भाई हमारे मीटिंग्स में कहते थे कि साहब एक बात बताओ, बता दो दी दवाई, आपने ये बता दिया हमें फर्टिलाइजर स्प्रे कर दो इसका, ये सब करें कैसे, गन्ने में घुसा जाए कैसे करेंगे हम। तो कुछ लोग तो जो इम्प्रैक्टिकल होते वो लोग बताते साहब खेत के चारों उससे कर दो, जो बात आप प्रेशर वाली जो मशीन आती है उससे करा दो, कहाँ तक करोगे भाई। तो देखिए, ड्रोन का जो आविष्कार है ये बहुत पहले हो चुका था, लेकिन कृषि के क्षेत्र में ये अभी 1-1.5 साल से इसका बहुत तेजी से वो प्रचार हुआ, और प्रधानमंत्री ने इसमें किया है, और आपको विस्तार पूर्वक आपने बताया चौहान साहब ने। तो ड्रोन का जो इस्तेमाल है वो ज़रूरी हो गया क्षेत्र में, लेकिन जोत हमारी छोटी है, तो उसमें हम लोगों को गांव स्तर पर या क्षेत्र स्तर पर सबको मिलजुल कर ये कोऑपरेटिव तरीके से काम करना होगा। और विभाग की भी योजना हमारे है कि ड्रोन खरीदे जाएंगे, गन्ना विभाग में भी ये 2 साल से चल रहा कार्यक्रम, लेकिन देख लें उसका वास्तव में क्या असर है क्षेत्र में, कैसे लोग मतलब इंटरेस्ट लेते हैं उसमें। तो इफ़को वालों ने अपने अपने अलग अलग क्षेत्रों में ड्रोन दिए हैं, और प्राइवेट कंपनी अपना दे रही हैं। तो ये आने वाले भविष्य का हमारे जो है बहुत ही महत्वपूर्ण ये यंत्र होगा। और जहाँ तक खरीदने की बात, देखिए जो महंगी मशीनें हैं वो हम किसान भाइयों को, जो हम क्यों मीडियम टाइप के किसान ज़्यादातर हैं यहाँ पर, जो है 98% किसान जो है वो 2 हेक्टेयर से नीचे का है, 98%, और 1 हेक्टेयर के आसपास ही सबसे ज़्यादा हैं। तो वो मशीन नहीं ले सकते। मशीन कौन लेगा? आपकी जो सोसाइटी बनी हुई है वो लेंगी, कोऑपरेटिव सोसाइटी वो लेंगी, केन सोसाइटी हैं, या प्राइवेट कंपनी वाले अपना ये कुछ ग्रुप बना के देंगे, जो भी इनकी प्लानिंग होगी। सरकार काफ़ी काम कर रही है, तो ग्रुप में लिया जाए, या गांव के जो भी 10-20 किसान मिल जाएं वो ले लें अपना, जैसे बताया कि रोजगार मिलेगा उससे। तो इस टाइप से अगर अपनी प्लानिंग हम अभी से कर लें तो गन्ने की फसल में इसका बहुत ही अच्छा लाभ मिलने वाला है, क्योंकि जो भी स्प्रे होंगे ना वो सब इसी से हो जाएंगे। क्योंकि मैन पावर, सबसे बड़ा जो खर्चा हमारा इसमें खेती में है वो मैन पावर का है। मैन पावर अब मिलती नहीं, सबसे महंगी होती है, और सब जगह किसानों की समस्या, यहाँ से लेकर पूरा बलिया तक जो है, देवरिया तक ये समस्या है। बिहार में थोड़ी कम है, लेकिन हम तो यूपी की बात करेंगे, अपने ज़िले की बात करेंगे। तो ऐसे जो यंत्र हमारे हैं ये बहुत ही अच्छे होंगे, और हमारा उत्पादन और जो उत्पादकता है वो बिल्कुल मेंटेन रहेगी इन सब चीज़ों से, और हम अपना समय जो है अधिक से अधिक फसल की देख रेख में लगा सकेंगे। इसके साथ साथ ही एक चीज़ और बताऊंगा आपको मैं, कोई भी इनपुट लेते समय, इनपुट का मतलब जो भी आपकी दवाइयाँ हैं या कीटनाशक हैं या बायो फर्टिलाइजर हैं या कोई भी चीज़ इस तरह की जो खेती में इस्तेमाल करते हैं हम, वो किसी अनजान आदमी या दुकानदार के कहने से कभी ना लें। ये पहले बता, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेरा जोर इसी बात पर रहता है कि किसान अनावश्यक रूप से अपना पैसा खर्च ना हो, या लोग उसकी जेब से पैसा ना निकाल लें। कोई भी चीज़, मान लीजिए होता क्या है, शहर का जो आदमी कोई भी है जो शहर में रहता है, मान लो हम है तो गांव के रहने वाले, शहर में रह रहे हैं, अब जो चीज़ हम कपड़ा हो या और भी कोई सामान खरीदते हैं, वो जो हमारे घर पे गांव में खरीद के लाते होंगे वो 400 का लाए तो हम उसे 300 या 200 का ले आते हैं। यही चीज़ उसमें भी होती है।
मान लो मैं दवाई लेने जाऊँगा किसी फसल के लिए या कोई इनपुट लेने जाऊँगा, तो मैं शायद आप लोगों से सस्ता ले आऊँगा, क्योंकि वो किसान को पहले इतनी वो बता देते हैं हाई रेट, और किसान का सबसे बड़ा नुकसान यहीं पर होता है, उसकी जो है पूरी प्रक्रिया जो है वो प्रभावित हो जाती है उससे। सारा खेल पैसे का है उसमें भी। देखिए भाई, जो फसल में अधिक लागत लगा देंगे तो लाभ में से तो वो कटौती हो जाएगी उसकी जो है। तो ये है कि अनावश्यक रूप से उस पर प्रभाव भी पड़ेगा। कोई ज़्यादा लागत लगाने से या ज़्यादा मतलब इनपुट लगाने से, ज़्यादा महंगे लगाने से कोई ये नहीं कि जरूर उत्पादन बढ़ जाएगा आपका जो है। तो हमेशा तकनीकी विशेषज्ञ कोई हो, आपका जानकार हो गन्ने का, उससे सलाह मशवरा करने के बाद ही कोई चीज़ खरीदें और उसे लगाएं, समय से खरीदें और समय पर ही लगाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जो भी कवक जनित या फंगस वाली जो बीमारियां हैं, उनके नियंत्रण के लिए सबसे अच्छा कृषि निवेश का नाम क्या है? अमित कुमार, कौन है नेडा? ट्राइकोडर्मा। सही है, आपका नाम सही है। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो सर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। आपको मैं सर चाहूँगी कि स्टेज पे ही रहिए। मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगी प्रशांत कुमार चौहान सर को, सीनियर मैनेजर आयोटेक वर्ल्ड एविगेशन प्राइवेट लिमिटेड। अभी सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसके लिए मैं यहाँ पे बुलाना चाह रही हूँ। इसके अलावा मिस्टर हरिंदर सिंह है, एरिया मैनेजर आयोटेक वर्ल्ड से। सोनू चौधरी जी हैं, बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर धानुका एग्रीटेक से। तो सबसे पहला नाम है मास्टर कामेश्वर, मास्टर जगपाल सिंह जी, अब्दुल रहमान जी, जयपाल सिंह जी, सुरेश सिंह जी, जगत सिंह जी, डॉक्टर सतीश जी, विजेंद्र सिंह जी, योगेश सिंह जी, पाल सिंह जी, विजेंद्र सिंह जी, मास्टर कमलेश्वर जी। बात करना चाहूंगी हमारे आज के जितने भी किसान भाई हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं कि आप लोग यहाँ पे आए, अपना कीमती समय दिया और उम्मीद है कि यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप लेकर जा रहे हैं। तो मैं एक बार फिर से बता दूं कि ये कार्यक्रम हम उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के सहयोग से, आयोटेक वर्ल्ड एविगेशन प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से, धानुका एग्रीटेक लिमिटेड के सहयोग से, साथ ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी मेरठ के सहयोग से और केवी के मुजफ्फरनगर से हम कर रहे थे, और जिसका मकसद था गन्ना फसल प्रबंधन से जुड़ी हुई उचित जानकारी आप तक पहुंचाने। तो अगर आप भी धानुका एग्रीटेक से जुड़ना चाहते हैं तो धानुका का टोल फ्री नंबर नोट कर सकते हैं 1800-102-1022। आयोटेक वर्ल्ड एविगेशन प्राइवेट लिमिटेड यानी कि एग्रोबोट ड्रोन का कॉन्टैक्ट नंबर है, टोल फ्री नंबर है 01244824950950 9289325023। तो 2 नंबर है। ग्रीन टीवी का व्हाट्सएप नंबर है 8097864300। तो इसी के साथ अगर अभी तक आपने ग्रीन टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी प्रेस कर ले। साथ ही में ग्रीन टीवी को फेसबुक पे, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।